हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए यूपी टेट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ ही समय में यूपी टेट के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जुलाई में। आप लोग देखोगे कि एक लंबे समय से टेट और सी टेट में मोस्ट ऑफ अजर्शंस वाले क्वेश्चंस अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ उसी प्रकार के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर हम देखें कि कोई भी हमारा यूपी टेट है या सी टेट है, उसमें जब भी अगर हम पिछले जो क्वेश्चंस पेपर हैं अगर उनको देखते हैं तो हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वही जो क्वेश्चंस हैं वो कई बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो आज हम भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके आगे आने वाले जो पेपर्स हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसमें जितने भी हमारे जो क्वेश्चंस बन सकेंगे वो क्वेश्चंस होंगे जो पहले कई बार रिपीट हो चुके होंगे। तो इनसे आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी मदद मिल सकेगी। तो आइए करते हैं इनकी स्टार्टिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सवाना प्रदेश में हाथी घास की कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य वनस्पतियों से भिन्न बनाती है। तो सवाना प्रदेश की में जो हाथी घास है, तो हाथी घास क्यों इसको इससे भिन्न बनाती है, इसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन है इसकी कोमल बनावट और अत्यधिक ऊंचाई की वजह से, इसकी गुच्छेदार बनावट और लगभग 3 मीटर तक की लंबाई की वजह से, या फिर इसका केवल शीत ऋतु में उगना और चपटा होना इसकी वजह से, या फिर इसका पार्क लैंड के नाम से न जाना जाना। आखिर इसमें से क्या है जो हाथी घास को सबसे मुख्य बना देती है, तो वो है आपका इसकी गुच्छेदार बनावट और लगभग 3 मीटर तक की लंबाई जो इसे अन्य घासों से अलग बनाती है। इसीलिए सवाना प्रदेश की जो घास है, घास वनस्पति है, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सवाना घास भूमियों को शिखर भूमि या शिकार भूमि की संज्ञा देने का ऐतिहासिक आधार क्या है। तो पहले हम इसका ऐतिहासिक आधार जान लेते हैं। कुछ समय पहले तक जब आदिमानव या जो हमारे क्या बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह की इनकी स्थापना रही थी, उस समय इन क्षेत्रों में भरपूर मात्रा में शिकार किए जाते थे, इसलिए इन्हें शिकारगाह भूमि भी कहा जाता था। तो आइए जानते हैं इसके ऑप्शंस। वहाँ केवल मांसाहारी जीवों की प्रधानता होती है। अतीत में यहाँ वन्य जीवों का अंधाधुंध शिकार हुआ। यहाँ के जीवों का शिकार करने में अत्यधिक कुशल होना। यहाँ पर्यटन पूर्ण प्रतिबंध होना। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अतीत में यहाँ वन्य जीवों का अंधाधुंध शिकार हुआ था, इसलिए इस भूमि को शिकार भूमि के नाम से जाना जाता है। तो सवाना की कौन सी भूमि है जिसे शिकार भूमि कहा जाता है, यानी वह भूमि जहाँ सबसे ज़्यादा पशुओं का शिकार किया गया हो उसे हम शिकार भूमि कहेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व रेखीय प्रदेश की जलवायु के उस कारक की पहचान करें जो इसे मानव स्वास्थ्य के लिए अस्वास्थ्यकर बनाती है। इससे पहले हम थोड़ा सा सवाना प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार दोनों ही गोलार्धों में 50 से 200 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाया जाता है। इस प्राकृतिक प्रदेश का ब्राज़ील के पठार, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में विस्तार है। सर्वाधिक जो विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में होने के कारण सूडान तुल्प प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सूडान तुल्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये आप साथ ही साथ अंडरलाइन करते रहना इसका। सवाना प्रदेश सबसे ज़्यादा कहाँ फैला हुआ है, सूडान में, और सूडान को किस नाम से जाना जाता है, तुल्य प्रदेश के नाम से। सवाना की जो घास है उसके बारे में जानेंगे अब हम। तो घास है इसकी जो घास है वो 3 मीटर तक लंबी होती है। घासों का बाहुल्य है तो यहाँ बाहुल्य है घासों का,
और जो यहाँ की जो घास है वो 3 मीटर तक लंबी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो घास कही जाती है वो हाथी घास है और इसका आकार गुच्छेदार होता है। इस प्रदेश की इन घासों को पार्कलैंड या वुश वेल्ड भी कहते हैं। सवाना के जीव जंतु, सवाना में कौन कौन से किस तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, इनको भी हम करते रहेंगे साथ ही साथ। तो जेब्रा, एंटीलोप, जिराफ, गैंडा हाथी। सवाना प्रदेश में विस्तृत घास के मैदान हैं एवं वृक्षों की कम संख्या के कारण जंतुओं में गतिशीलता ज़्यादा है। यहाँ के जानवरों का खूब शिकार किया जाता था, इसलिए इन घास भूमियों को शिकार भूमि भी कहा जाता है। ना उड़ने वाला पक्षी एमू यहीं पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, एमू नाम का पक्षी है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका सवाना प्रदेश में। और ऐसा उस पक्षी का नाम बताइए जो उड़ नहीं पाता है, तो वो नाम है एमू। तो दो तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं आपके यहाँ से। साथ ही साथ ये जो एनिमल्स हैं वो भी कई बार पूछ ले जाते हैं, सवाना क्षेत्र में पाए जाने वाले जो मुख्य एनिमल्स हैं उनके नाम बताइए। तो जेब्रा, एंटीलोप, जिराफ, गैंडा हाथी आदि। तो इनको आप लोग साथ ही साथ याद करते जाइए। जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो आपको हर बार आपको क्वेश्चंस के बाद देखने को मिलेंगे। तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स के साइड में, जहां हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ हम जितने भी क्वेश्चंस जो कर रहे हैं वो आपके यूपी टेट में के साथ साथ आपको सेग्रेट में, उसके साथ साथ ये जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको 6, 7, 8 यानी 6 to 8 तक की NCERT बेस SST के सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ये जो जितने भी आपको पॉइंट्स पर बताती जा रही हूँ, तो अब आप चाहो तो नोट कर सकते हो अपनी किसी भी नोटबुक के साथ में। सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषुवतीय रेखीय प्रदेश की जलवायु के उस कारक की पहचान करें जो उसे मानव स्वास्थ्य के लिए अस्वास्थ्यकर बनाता है। तो ऑप्शन है इसका, यहाँ केवल ग्रीष्म ऋतु में होने वाली तीव्र वर्षा। तो केवल ऑप्शंस जहाँ दिखता है आप सोचिए नेगेटिव है ही है। आप यूपी टेट, सी टेट कहीं पे भी आपको केवल से आपको इंडिकेट कर रहा हो, आंख बंद करके आप उसको नेगेटिव लगा दीजिए। वर्ष भर समान उच्च तापमान और नमी के कारण होने वाली उमस। नेक्स्ट है हमारा वायु की तीव्र गति और अत्यधिक सूखापन। तो अस्वास्थ्यकर के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा सेकंड ही एकदम सही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टुंड्रा प्रदेश की जीवन शैली में कयाक का प्रयोग किस विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो कयाक का प्रयोग, कयाक किसे कहते हैं? कयाक कहते हैं नाव को। तो यानी बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी के रूप में, हड्डी पर खाल मढ़कर बनाई गई नाव के रूप में, शिकार हेतु, बर्फ के घर यानी इग्लू के निर्माण के लिए आधार के रूप में, और रेंडियर को नियंत्रित करने वाले उपकरण के रूप में। तो ये जो आंसर है आप देख सकते हो, कयाक के बारे में पूछ रहा है, तो हड्डी पर खाल मढ़कर बनाई गई नाव के रूप में शिकार हेतु, यानी कयाक का मतलब ही था नाव। तो आप ये जो बी ऑप्शन है उसको आप इसमें टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थलीय वनस्पतियों में पत्तियों का छोटा, चिकना और कांटेदार होना किस क्रिया को नियंत्रित करता है? ऑप्शन होगा आपका प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 जल के वाष्पन को न्यूनतम करने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 भूमि की गहराई को पोषक तत्व खींचने के लिए, नेक्स्ट ऑप्शन होगा तनों की छाल को पतला करने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कांटेदार होना या मरुस्थलीय पौधों का कांटेदार वनस्पति होना, ये हमारे जल वाष्प को न्यूनतम करने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
सजावटी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन की उपज है? तो ऑप्शन है आपका 44A वा संशोधन, 42 वा संशोधन, तो 42 वा संशोधन ही इसका सही है। सार्क संगठन में किस वर्ष अफगानिस्तान को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो सार्क संगठन में जो है पूर्ण सदस्यता का दर्जा 2007 में प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान को पूर्ण सदस्यता का दर्जा 2007 में प्राप्त हुआ था सार्क सम्मेलन या सार्क संगठन के दौरान। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र, इससे पहले हम थोड़ा सा इसके जो हमारा क्या बोलते हैं जो सार्क सम्मेलन वगैरह हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 1985 में दक्षिण एशिया के 7 देशों ने मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयुक्त संगठन दक्षेस बनाया। स्थायी कार्यालय इसका कहाँ है? काठमांडू में। 2005 में अफगानिस्तान शामिल हुआ। 2007 में इसे पूर्ण दर्जा मिला। दक्षेस सार्क में 8 सदस्य देश हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। नेक्स्ट जानते हैं हम पहला विश्व युद्ध के बारे में। तो जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी, सुचेता कृपलानी या एनी बेसेंट। इसका जो आंसर होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो अध्यक्षता करने वाली पहली जो महिला थी वो थी विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रोटी और कमल का फूल किस गुप्त योजना का हिस्सा थे? तो आप इसमें अंडरलाइन करते चलिएगा कि 1857 की बात हो रही है कि इसमें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोटी और कमल को किस गुप्त योजना का प्रतीक माना गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका शांति समझौते के प्रतीक के रूप में। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका विद्रोह के संदेश को प्रसारित करने के प्रतीक के रूप में। थर्ड ऑप्शन है आपका धार्मिक एकता स्थापित करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है आपका विदेशी वस्तुओं के समर्थन के लिए। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही होगा, विद्रोह के संदेश को प्रसारित करने के प्रतीक के रूप में। आई जानते हैं 1857 का जो संग्राम है वह किस कारण से हुआ और उस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजी गवर्नर थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर तथा बेगम जीनत महल की जो पत्नी थी, अवध के नवाब की पत्नी हजरत महल तथा कुंवर सिंह आदि का संगठन बनाया गया। आंदोलनकारियों द्वारा रोटी तथा कमल फूल को विद्रोह का प्रतीक बनाया गया। संघर्ष की तिथि थी 31 मई 1857 निश्चित की गई थी। 29 मार्च 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया और उसे फांसी दे दी गई। 9 मई 1857 की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। इस कारण सिपाहियों को 10 वर्ष जेल की सजा दे दी गई। हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। बहादुर शाह सेकंड को अपना शासक घोषित किया। बहादुर शाह सेकंड की जो मृत्यु थी वो 1862 रंगून में हुई। नेक्स्ट रुक करते हैं हम और आइए जानते हैं क्वेश्चंस। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किए गए बंगाल विभाजन का वास्तविक राजनीतिक उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए है प्रशासनिक सुधारों को धरातल पर उतारना, हिंदू और मुसलमान समुदायों के बीच फूट डालना, यही आपका सही ऑप्शन होगा। हिंदू और मुसलमानों को समुदायों के बीच फूट डालना लॉर्ड कर्जन का मुख्य उद्देश्य था।
क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर इन दोनों को बांट दिया जाए तो एक जो शासन है वो हमारा लंबे समय तक चल सकता है, यानी फूट डालो नीति इसीलिए अपनाई गई। मंगल पांडे की शहादत की तत्कालिक कारण सेना में किस नई तकनीक का विरोध किया गया था? तो मंगल पांडे की जो शहादत थी वो किससे संबंधित थी? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। तो चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग अनिवार्य किया जाना, जो कि कोई भी क्या बोलते हैं, भारतीय नहीं चाहता था कि उस चर्बी के जो कारतूस है उसको मुख से खोला जाए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ये जो है वो द हेग नीदरलैंड में स्थापित है और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, तिलक की इस नारे ने किस विचारधारा को जन्म दिया? तो इसका जो पहली बार तो ये जो नारा है, कई बार तो डायरेक्टली सीधा सीधा इस स्लोगन को ही पूछ लेता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, तो ये किसका है? ये बाल गंगाधर तिलक का है। अब आते हैं इसके ऑप्शंस की ओर कि ये इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था? ये गर्म दल के नेता थे और जो कि उर्ग यानी उग्र दल के नाम से भी जाना जाता है गर्म दल। तो गर्म दल के जो नेता थे वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक और इसे गर्म दल को उग्र दल भी कहते हैं। तो ये गर्म दल की उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसे वैसे हम लाल बाल पाल के नाम से भी लिखते हैं, देखा होगा अगर आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा हो तो। जनजातियों के संदर्भ में पिम्मी और बोरो का निवास स्थान क्रमशः किस नदी घाटियों में है? तो आइए जानते हैं जनजातियों के संदर्भ में। तो ऑप्शन 1 है आपका अमेज़न और गंगा घाटी। नंबर 2 जायरे जो कि अफ्रीका में और अमेज़न घाटी के अंतर्गत आता है। मिसिसिपी और नील घाटी। नेक्स्ट है सिंधु और जायरे, यानी जो पिग्मी है उसे हम जापरी के नाम से भी जानते हैं, जापरी जनजाति के नाम से, और वोरो जनजाति है उसे हम अमेज़न वसिन के अंतर्गत पाते हैं। तो जायरे जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आएगी पिग्मी और वोरो के अंतर्गत आएगी अमेज़न, जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है। जायरे है वो अफ्रीका का हिस्सा है और जो कि पिग्मी उसके अंतर्गत आती है। बोरो है वो अमेज़न का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टुंड्रा प्रदेश की उस भौगोलिक घटना का वर्णन करें जब 3 महीने तक सूर्य अस्त नहीं होता। तो जो टुंड्रा प्रदेश है, कहीं कहीं आपने देखा होगा टुंड्रा प्रदेश है उसके अंतर्गत देखने को सीधा मिलता है कि 6 महीने की रात एवं 6 महीने का दिन होता है। तो वहीं इसमें दिया हुआ है 3 महीने की घटना पूछी है। तो मई, जून और जुलाई ऐसे महीने हैं जिसके अंतर्गत सूर्य 3 महीने तक लगातार अस्त ही नहीं होता, 3 महीने तक लगातार दिन रहता है। मरुस्थान यानी ओसेस की उपस्थिति मरुस्थल के किस भाग को कृषि योग्य बनाती है? तो ऑप्शन ए है रेत के ऊंचे टीले वाले भाग को, जहां जल के स्रोत के कारण वनस्पति उग जाती है उस क्षेत्र को, जहां केवल कांटेदार झाड़ियां उगती हों उस क्षेत्र को, मरुस्थल के सबसे शुष्क मध्य भाग को। तो आप देख सकते हो सबसे शुष्क मध्य जो क्षेत्र होगा वो तो वैसे भी आपका क्या बोलते हैं कृषि योग्य नहीं होगा, और केवल जहां आपको दिखता है तो वो तो आपका नेगेटिव होना ही होना है। रेत के ऊंचे टीले इनमें कभी खेती हो नहीं सकती, तो आपका बी ऑप्शन है वो सही होगा, जहाँ जल की उपलब्धता हो। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी के बारे में। तो सवाना प्रदेश की पूर्वी अफ्रीका की घास भूमियों से मासाई जनजातियों पशुपालन का काम करती हैं। नाइजीरिया के सवाना प्रदेश में हौसो जनजाति पाई जाती है। मिलान करते हैं मासाई यानी पूर्वी अफ्रीका, हौसो नाइजीरिया, पिग्मी जायरे और सेमांगो मलाया। नेक्स्ट है हमारा मरुधान, यानी मरुधान किसे कहा जाता है? तो जहाँ कहीं जल की स्रोत या नदी होती है वहाँ के आसपास के जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ घासें उगाती हैं इन्हें मरुधान कहते हैं।
तो मरुस्थलीय इलाकों में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहते हैं। ये भी डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अरब के अंतर्गत बद्दू जाति मिलती है और कालाहारी के अंतर्गत बुशमैन जातियाँ पाई जाती हैं, जनजाति। आइए पढ़ते हैं थ्योरी के बारे में। मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी का अभाव है। यहाँ वे जीव ही रहते हैं जिनमें पानी की कमी व गर्मी सहन करने की क्षमता होती हो। ऊँट इसमें प्रमुख माना जाता है, क्योंकि ऊँट की जो औषध है, जो क्या बोलते हैं, आप कह सकती हो कि अगर ऊँट एक दिन में अपनी प्यास को कंप्लीट कर ले तो कम से कम 15 से 20 दिन बिना पानी के ही रह सकता है। ऊँट की पीठ पे जो कुबड़ में वसा चर्बी इकट्ठी होती है, यह वसा पानी को कमी को पूरा करती रहती है। और यहाँ कौन कौन सी किस प्रकार के जो जानवर है वो पाए जाते हैं, तो वह आपका नेवला वगैरह इस तरीके के जानवर आपको देखने को मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में युद्ध की विभीषिका से आने वाली पीढ़ियों को बचाना किस अंग की प्राथमिक लक्ष्य है? तो आंसर होगा इसका महासभा सुरक्षा एवं सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के समय नाना साहब ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया और किसे अपना सहयोग बनाया? तो सहयोगी किसको बनाया गया था? अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो आप कमेंट्स करते जाइएगा और आप बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस तरीके की वीडियो चाहिए। तो आइए जानते हैं हम, लखनऊ बेगम हजरत महल। आप इसका आंसर थोड़ा कमेंट्स में बताइएगा करके, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो अलग अलग तरीके से माने गए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की मुख्य कार्यप्रणाली क्या थी? आंसर होगा प्रार्थना पत्र और सभाएं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति एमंडसन थे। उत्तरी ध्रुव पर प्रथम कौन पहुंचा था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का बताना है, जबकि दक्षिण वाले का नाम दिया हुआ है एमंडसन। तो कभी कभार डायरेक्ट दक्षिणी वाला पूछ लेता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं इसकी ओर। मैगमलन, कोलंबस, रॉबर्ट पियरे, वास्को डी गामा। तो इसका जो आंसर होगा, कोलंबस ने तो भारत की खोज की थी, तो रॉबर्ट पियरे इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा गदर पार्टी। गदर पार्टी की जो स्थापना है वो 1930 लाला हरदयाल के समय पे हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अमेरिका और कनाडा के बीच में संयुक्त बैठक में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो जो 5 स्टेट कंट्रीज़ हैं उसमें हमारा भारत सम्मिलित नहीं है, चीन भी है, रूस भी है और फ्रांस भी है, यानी भारत स्थायी रूप में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, सवाना प्रदेश में, बीच में भी शायद ये क्वेश्चन छूट गया तो उसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। सवाना प्रदेश में जंतुओं की गतिशीलता अधिक होने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? तो ऑप्शन है आपके, अत्यधिक ठंड से बचने की आवश्यकता, विस्तृत घास क्षेत्र और वृक्षों की कमी, केवल पानी की खोज में लंबी यात्रा, ऊंचे पहाड़ों की अनुपस्थिति। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जो बी वाला ऑप्शन है वही सबसे सही दिख रहा है क्योंकि अत्यधिक ठंड से बचने के लिए तो ये ऑप्शन आपका बनता नहीं है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है फोर्थ और सेकंड, वो आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। पिछले 50 वर्षों में टुंड्रा वासियों द्वारा हारपूर्ण के स्थान पर किस आधुनिक उपकरण का प्रयोग बढ़ता गया है? हारपूर्ण का मतलब है हथियार या हड्डी से बनने वाले उपकरण जो भी बनते थे, तो उनके स्थान पर आज के समय पे सर्वाधिक मात्रा में राइफल का प्रयोग बढ़ रहा है। हारपून का मतलब होता है कंधे पर रखकर के प्रयोग किए जाने वाले हथियार, जो उस समय पर हड्डी के बनाए जाते थे। आज के समय पे राइफल है, उसका प्रयोग सर्वाधिक बढ़ा है। ऊँट के कुबड़ में संचित वसा का मुख्य कार्य क्या है? ये भी हमने थोड़ी देर पहले ही क्लियर किया था अपनी थ्योरी में।
पानी की कमी को पूरा करना और ऊर्जा प्रदान करना, कटीली झाड़ियाँ बचाने में सहायक होना। तो हमारा बी वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके माध्यम से ऊँट कम से कम 15 डेज तक बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि जो ऊँट है वो अपने पानी को कुबड़ के अंतर्गत स्टोर भी कर लेता है। इस वजह से ये जो कुबड़ है उसकी काफ़ी मदद करता है। 1857 की क्रांति के लिए पहले से निर्धारित आधिकारिक तिथि क्या थी? तो आधिकारिक तिथि थी 31 मई 1857। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई और इसका मुख्यालय कहाँ प्रस्तावित था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना थी वो 1906 ढाका के अंतर्गत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की उपलक्ष्य में मानवाधिकार दिवस कब बनाया गया? तो वो था आपका 10 दिसंबर। 10 दिसंबर ऑप्शन यानी बी के अंतर्गत ये मानवाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष बंग भंग यानी बंगाल विभाजन को रद्द किया? तो बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया था वो आपका कौन सी सन में किया गया था? 1911 में। बंग भंग 1911 में किया गया। नेक्स्ट है, किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज पंचम के द्वारा, ये भी अंडरलाइन करना। और इसके किसके माध्यम से हुआ था? रविंद्रनाथ के माध्यम से, यानी रविंद्रनाथ ने इसके लिए सबसे पहले पहल की थी बंग भंग के लिए। तो जो विभाजन किया गया था, यानी अगर आप लोग देखो तो राष्ट्रगान की जो लाइन है बंग भंग वाली से रिलेटेड वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले निम्नलिखित में से कौन भारतीय? आंसर होगा इसका मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो पहले हम थ्योरी थोड़ा कंप्लीट करते हैं और जानते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य देश हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, ब्रिटेन आदि। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय द हेग यानी नीदरलैंड में। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और हर 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो प्रमुख भारतीय जो सदस्य थे वो तो BN राव, श्री नरेंद्र सिंह, RS पाठक और दलबीर भंडारी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका। तो भारतीय सेनाओं ने कोरिया, मित्र, कांगो, सोमालिया आदि देश में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापित करने की कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहारा मरुस्थल की गुफाओं के प्राचीन चित्रों से वहाँ की पूर्व जलवायु के बारे में क्या संकेत मिलते हैं? ये सीटेट में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो आगे भी हम इसको तैयार करते हैं, शायद यूपी टेट में भी आए। वहाँ हमेशा से ही भीषण सूखा था। वहाँ कभी नदियाँ, घड़ियाल और हरे भरे मैदान थे। ये ऑप्शन इसका सही होगा। टुंड्रा प्रदेश में स्लेज खींचने के लिए किन जानवरों का प्रयोग किया जाता था? स्लेज का मतलब होता है लकड़ी वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनको स्लेज कहा जाता है। तो अगर रेंडियर और ध्रुवीय जो कुत्ते हैं वो सर्वाधिक मात्रा में स्लेज खींचने के काम में आते हैं, क्योंकि बर्फ पर ये अच्छी तरीके से दौड़ पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1850 में कंपनी सरकार ने ईसाई धर्म अपनाने के लिए किस कानून द्वारा पैतृक संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया? तो 1850 का धार्मिक अक्षमता अधिनियम। गदर पार्टी द्वारा प्रकाशित सामाजिक पत्र का नाम क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसके मुख्य पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का दुश्मन लिखा होता था। तो उस पत्र का नाम था गदर। गदर ने काफ़ी तहलका मचाया था उस समय पे, आज़ादी के समय पे। ये जो पेपर्स थे उसको कुछ समय के बाद में अंग्रेजी सरकार हुकूमत ने इसको बंद करवा दिया था। भारत के संविधान आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गया था। आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह
1857 के सांकेतिक नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो रंगून में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में किन मुख्य उत्पादों को लक्षित? वो उत्पाद थे अंग्रेजी कपड़े, शक्कर, विदेशी माल का बहिष्कार। टुंड्रा प्रदेश के इग्लू में प्रयुक्त होने वाली कालीन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निर्यात की जाती है? तो भदोही कालीन है वो सबसे ज़्यादा टुंड्रा प्रदेश में निर्यात की जाती है, तो भदोही से बनने वाली जो कालीन है। नेक्स्ट है हमारा 1857 के राजनीतिक कारणों में डलहौजी की विलय नीति का शिकार होने वाले राज्य कौन सा था? तो आंसर होगा इसका झांसी, जो कि विलय नीति का सबसे ज़्यादा शिकार हुआ था। हालांकि इसमें जो ऑप्शन पूछा है नहीं हुआ था, तो सतारा भी था आपका, झांसी भी था, नागपुर भी था, लेकिन हैदराबाद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रांतिकारी आंदोलनों के दौरान बंगाल में किस गुप्त समिति की स्थापना की गई थी? तो जो गुप्त समिति थी उसका नाम बताना है, वो थी हमारी अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मार्ले मिंटो सुधार 99 का वह कौन सा प्रावधान था जिसने सांप्रदायिकता का बीज बोया था? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, ये इसने सबसे ज़्यादा 1857 रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, अवध में 1857 की क्रांति की बागडोर किसने संभाली थी? तो बेगम हजरत महल ने अवध की क्रांति की बागडोर को संभाला था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ये कितने अंग हैं ये मैं आपको शायद उसमें बता चुकी हूँ, तो आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है और नवीनतम सदस्य कौन है? तो 193 है, और नया जो सदस्य है वो दक्षिण सूडान को एक नवीनतम सदस्य के रूप में सदस्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारणों में कुटीर उद्योगों का विनाश किस कारण से हुआ? तो कुटीर उद्योगों का जो विनाश था उसका मुख्य कारण था मशीनों से बनी सस्ती विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा। तो इस सीरीज़ में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, जो कि आपके रिपीटेड क्वेश्चंस रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।